प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत। बीए प्रथम वर्ष की अनिवार्य हिंदी हम आपको पढ़ा रहे हैं। अनिवार्य हिंदी में गद्य संचयन और पद्य संचयन आपके पाठ्य पुस्तक हैं। हमने आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाया। क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। उसके बारे में जानना चाहिए आपको, उसकी समय सीमा, नामांकन, उसकी विशेषताएं, उन किन परिस्थितियों में वह काव्य रचा गया, क्या उसकी विशेषताएं थी। राज्याश्रय प्राप्त कवि भी थे तो कुछ स्वांतः सुखाए, अपनी आत्मा के सुख के लिए लोक कल्याणार्थ, जन कल्याणार्थ भी रचना किया करते थे। कबीर दास जी को पढ़ाया आपको, जो कि महान समाज सुधारक थे। सूरदास जी सगुण भक्ति धारा के भक्त थे। तुलसी जी राम भक्ति धारा के। रहीम दास जी को, इसके पश्चात आपके जो पाठ्यक्रम में संकलित है मैथिली शरण गुप्त, ये आपका आधुनिक काव्य आ गया। वो भक्ति काल के कवि थे, संत थे, भक्त थे। और अब आपको जो हम पढ़ा रहे हैं मैथिली शरण गुप्त, वो आधुनिक काल के कवि हैं। उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया है। राष्ट्र कवि का जन्म 1886 ईस्वी में हुआ और देहावसान 1964 ईस्वी में। 1886 में जन्म और 1964 ईस्वी में इनका देहावसान हुआ। राष्ट्र कवि के विशेषण से सम्मानित गुप्त जी का जन्म चिरगांव में हुआ था, जो कि जिला झांसी में आता है। 1886 में इनका जन्म 1886 में चिरगांव में, जो कि जिला झांसी में आता है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित थे। द्विवेदी युग के सबसे लोकप्रिय कवि थे, प्रतिनिधि कवि थे। खड़ी बोली को कविता की सरसता के अनुरूप ढालने का काम सबसे अधिक गुप्त जी ने ही किया। आचार्य है महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो कि सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। उनकी निकटता के कारण सरस्वती पत्रिका में ये नियमित रूप से लिखते थे। हिंदी जगत में इनकी ख्याति जो हुई, जिनसे इनका नाम जाना जाने लगा, वो इनकी भारत भारती नामक रचना से इनके नाम को महत्व मिलने लगा। इनके नाम की पहचान बनी भारत भारती नामक रचना से। भारत भारती रचना में काव्योत्कर्ष इतना नहीं है। काव्य की दृष्टि से चाहे वह इतनी उत्कृष्ट नहीं रही, कमजोर रही होगी, किंतु जाति, देश तथा मातृभूमि के प्रति गर्व तथा गौरव की भावना से ओतप्रोत भारत भारती की कविताओं ने उन्हें राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। क्योंकि राष्ट्र कवि तो वही हो सकता है जो राष्ट्र के सम्मान की बात करे, राष्ट्र के गर्व की बात करे, राष्ट्र में जो लोग रहते हैं उनका गुणगान करे, जो राष्ट्र, जिनसे राष्ट्र सम्मानित होता है, जो राष्ट्र के प्रेमी हैं, जो देशभक्त हैं, जिनसे राष्ट्र की उन्नति होती है, जिससे राष्ट्र को विश्व में पहचान मिलती है, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे देश हो, जाति हो, धर्म हो, जो
भलाई चाहे, भाईचारा चाहे, जो राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोए, जो परोपकार की भावना से ओतप्रोत हो, सह अस्तित्व भाईचारे की भावना से जो ओतप्रोत हो, उसकी जो बड़ाई करे, उसका जो गुणगान करे, वही राष्ट्र कवि होता है। जो सबको प्रेम की बात करे, सौहार्द की बात करे। तो ये बातें सब भारत भारती की कविता में मिलती हैं, इसलिए इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में भी प्रतिष्ठित किया भारत भारती कविता ने, क्योंकि उस कविता में देश और मातृभूमि के प्रति गर्व की बात थी, जाति के प्रति गर्व की बात थी। गुप्त जी के काव्य में भारतीय संस्कृति की प्राचीनता के प्रति पूज्य भाव है। जो प्राचीन संस्कृति रही है भारत की, उसके प्रति पूज्य भाव मिलता है गुप्त जी की कविता में। और जो नया परिवर्तन होता है उसमें तीव्र उत्साह भी मिलता है, परिवर्तन भी। उनके काव्य में द्वितीय युगीन आदर्शवादिता है, नैतिकता है। द्वितीय युग में जो आदर्शवादिता थी, नैतिकता थी, वो है पवित्रता, पौराणिक आख्यानों की तर्क संगत व्याख्या तथा समसामयिक राष्ट्रीय हलचलों की छाया के साथ छायावादी युग की प्रवृत्तियों का प्रभाव भी दृष्टिगत होता है। काव्य में आदर्शवादी नैतिकता है, पवित्रता है, प्राचीनता के प्रति पूज्य भाव है, और पौराणिक जो आख्यान हैं उनकी तर्क संगत व्याख्या उन्होंने की है। कई अंधविश्वास से जो पौराणिक आख्यान चले आ रहे हैं, जिनसे अच्छी छवि भी धूमिल हो जाती थी, तो उनको उन छवि को सुधारने के लिए उनकी तर्क संगत कि उन आख्यानों में क्या तर्क है, क्या वो उनकी वास्तविकता है, उसको इन्होंने प्रकट किया। और समसामयिक जो हलचल हो रही थी देश में, उसकी छाया भी इनके काव्य में मिलती है। तो छायावादी प्रवृत्ति का भी इनके यहाँ दिखाई देता है। इनकी रचनाओं में प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं विद्यार्थियों, मैं आपके सम्मुख बता रहा हूँ, आप इन्हें लिख लीजिए, रोज इन्हें सुने, याद करें, क्योंकि यह अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी रचनाओं के बारे में। उनकी सर्वप्रथम रचना है भारत भारती, जिसके कारण इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि मिली। भारत भारती जयद्रथ वध महाभारत से प्रसंग उठाया। पंचवटी, ये रामायण से प्रसंग उठाया इन्होंने। अभी बताया ना मैंने कि इनको प्राचीनता के प्रति इनका पूज्य भाव रहा है, संस्कृति का उज्जवल पक्ष इन्होंने दिखाया है, पौराणिक आख्यानों की इन्होंने तर्क संगत व्याख्या की है। आदर्शवादिता, नैतिकता और पवित्रता इनके काव्य में मिलती है। तो भारत भारती, जयद्रथ वध, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा बौद्ध धर्म की से, द्वापर, जय भारत, सिद्धराज, विष्णुप्रिया आदि उनके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। उन्होंने तिलोत्तमा, चंद्रहास तथा अनध नाटकों की रचना भी की है। तिलोत्तमा, चंद्रहास, अनघ नाटकों की रचना की थी। प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध, व्रत संहार उनके अनुदित काव्य हैं। देखिए नाटकों में क्या आता है उनका, चंद्रहास, अनघ और तिलोत्तमा, ये तो उनके नाटक हैं। और अनुदित जो काव्य हैं उसमें प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध और व्रत संहार उनके अनुदित ग्रंथ हैं। और काव्य ग्रंथ भारत भारती, जयद्रथ वध, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, सिद्धराज और विष्णुप्रिया उनके आते हैं। यद्यपि भारत भारती की कविताओं ने उन्हें अपूर्व लोकप्रियता प्रदान की, किंतु साकेत नामक महाकाव्य ने, देखिए आप, जैसे जयशंकर प्रसाद के अनेक रचनाएं हैं, वो छायावादी के प्रमुख छायावादी कवि हैं, प्रमुख हैं। नाटक उनके भारत में अद्वितीय हैं, भारतीय साहित्य में। परंतु उनको जो ख्याति मुख्य रूप से मिली वो जैसे कामायनी से मिली थी, उसी प्रकार से भारत भारती की कविताओं ने चाहे उन्हें बहुत लोकप्रिय बनाया, राष्ट्र कवि के रूप में उन्हें प्रतिष्ठित किया, परंतु जो साकेत नामक उन्होंने जो महाकाव्य लिखा, उसके कारण
वो कीर्ति के शिखर तक पहुंचे। यद्यपि साकेत की कथा राम कथा पर आधारित है, तथापि उर्मिला के चरित्र को प्रथम बार उन्होंने इस काव्य में त्यागमयी नारी के रूप में चित्रित किया। उर्मिला, जिसको अपेक्षाकृत स्थान नहीं मिला था रामचरितमानस में या रामायण में, या अन्य राम भक्तों ने जो काव्य रचे उनमें उर्मिला का कोई, परंतु मैथिली शरण गुप्त ने उन्हें त्यागमयी नारी के रूप में चित्रित किया। यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि काव्यों में भी उन्होंने उपेक्षित नारी पात्रों के चरित्रों को गरिमा प्रदान की। सरस्वती में प्रकाशित प्रारंभिक रचनाओं से लेकर भारत भारती की कविताओं तक गुप्त जी का कवि इतिवृत्तात्मक तथा गद्यात्मक शुष्कता से ग्रसित था। भारत भारती तक शुरू से लेकर जब वो कविता, उसमें जो उनकी रचनाएं प्रकाशित होती थी सरस्वती पत्रिका में, तो थोड़ी शुष्क रचनाएं थी, किंतु साकेत तक आते आते उनका काव्य सरसता तथा भाव प्रवणता की दृष्टि से उच्च कोटि का हो गया। उन पर बंगला भाषा की काव्य का प्रभाव पड़ा। साथ ही छायावादी काव्य चेतना ने उन्हें कोमलकांत पदावली में भावपूर्ण रचना लिखने की प्रेरणा दी। कोमलकांत पदावली, बंगला भाषा का भी प्रभाव था उनके, और छायावादी काव्य का भी उन पर प्रभाव था, जिसके कारण उनको कोमलकांत पदावली में भावपूर्ण रचना लिखने की उन्हें प्रेरणा मिली। खंड काव्यों तथा महाकाव्यों की रचना के साथ गुप्त जी ने लाक्षणिक तथा उक्ति व चित्र से परिपूर्ण भावशैली गीतों की रचना भी की। उन्होंने खंड काव्य लिखे, महाकाव्य लिखे तथा लाक्षणिक और उक्ति व चित्र से परिपूर्ण भावशील गीतों की रचना भी की। उक्ति व चित्र और लाक्षणिक ग्रंथ। गुप्त जी भारतीय संस्कृति के उपासक थे तथा उनका काव्य भी भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्वों का सरस भाष्य करता है। गुप्त जी स्वतंत्रता आंदोलन के प्रखरतम कवियों में से हैं। ये बड़ी बात है, स्वतंत्रता आंदोलन के प्रखरतम कवियों में से हैं। वे राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे। इस प्रकार से मैंने आपको गुप्त जी के बारे में संक्षेप जानकारी दी। वो राष्ट्र कवि थे। भारत भारती से उनको राष्ट्र कवि के रूप में पहचान मिली, लेकिन जो वो कीर्ति के शिखर तक पहुँचे वो साकेत नामक महाकाव्य से पहुँचे। उनकी जो रचनाएं हैं उन्हें आप याद करें। सरस्वती पत्रिका में लिखते थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी का इन पर प्रभाव था। बंगला भाषा का प्रभाव था। छायावाद का प्रभाव था, जिससे कोमलकांत पदावली में इन्होंने गीतों की रचनाएं की। कुछ गीतों की रचनाएं इन्होंने उक्ति व चित्र और लाक्षणिक रूप में भी की। ये कुछ कृतित्व और व्यक्तित्व का परिचय आपके सम्मुख प्रस्तुत किया। अब मैं इनके काव्य की व्याख्या आपको अगले वीडियो में प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।